फ्रेंड्स, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, अभी की जो सेशंस चल रहे हैं उनमें हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग का एक वीडियो आपको पहले मिल चुका है जिसमें हमने लास्ट पढ़ा था टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी संगठन ढांचों के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे डेलीगेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरण, जो कि इस वाले चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आज 4-5 दिन बाद आपको कॉमर्स का कोई वीडियो मिल रहा है। 4-5 दिन से नहीं मिल रहा था कॉमर्स का कोई वीडियो, क्योंकि 4-5 दिन से अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा हमने 3D प्रिंटर से मैंने एक PUBG लेवल 3 का हेलमेट बनाया था, उसका वीडियो बनाया था, तो वो आपको मिल रहा था। जिस पर एक यूज़र है हमारे, उन्होंने कहा था कि मैम कॉमर्स पढ़ाना छोड़ दिया क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉमर्स पढ़ाना नहीं छोड़ा है, बस काफ़ी दिन से आप लोग भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टडी चल रहा था, तो इसके लिए मैंने स्टार्ट किया है 3D प्रिंटिंग की सीरीज़, जिसमें आप सबको मिलेगा मौका अपने पसंद के आइटम्स बताने का कि आप 3D प्रिंटर से क्या बनवाना चाहते हो, किस चीज़ की प्रोसेसिंग देखना चाहते हो, और साथ में अपनी ही पसंद की जो चीज़ आप बता रहे हो उसको जीतने। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना, तभी आपको नए वीडियोस वाले नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने डेलीगेशन की तरफ। डेलीगेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डेलीगेशन होता क्या है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो, जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर मैनेजर्स होते हैं, उनके पास वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर किसी एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होगा तो ये तय है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो डेलीगेशन में क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो अपने काम को, जो भी उनका वर्क है, वो उसको क्या है, दूसरों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपने से आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को कर देते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं उनको वो काम दे देते हैं। अब जबकि आपने उन्हें काम दिया है, दैट मीन्स कि आपने क्या किया, अपनी अथॉरिटी दी है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर ट्रांसफ़र की है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमने फ्योल के प्रिंसिपल पढ़े थे तो हमने पढ़ा था, अगर आपने बिना अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो वो भी किसी काम की नहीं है, या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और अथॉरिटी नहीं दी तो उसका गलत यूज़ हो सकता है कि भाई आपने उनको कुछ काम तो दिया नहीं, लेकिन आपने उनको बहुत सारी अथॉरिटीज़ दे दी, तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम डेलीगेशन बोलते हैं और हिंदी में इसको हम अंतरण बोलते हैं। एक बार मैं आप लोग यहाँ से चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज आप साथ के साथ नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन यानी अधिकार अंतरण के तत्व। यहाँ पे बेसिकली इसके 3 एलिमेंट्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला जो है अथॉरिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार। अथॉरिटी मतलब हम कह सकते हैं कि द पावर टू टेक डिसीजन। आप अपने डिसीजंस लेने की पावर किसी और को दे देते हो, किसी ऐसे इंसान को जिसको आप समझते हो कि ये इसके कैपेबल है और ये उतने ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकता है जितने स्ट्रॉन्ग वो मैनेजर या मैं खुद ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप अपने डिसीजन लेने के जो पावर्स हैं वो किसी और को ट्रांसफर करते हो। एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं। औपचारिक संगठन में एक व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार अधिकार प्राप्त होते हैं। उसकी स्थिति के अनुसार अधिकार बढ़कर उच्च स्तर तक के हो जाते हैं तथा घटकर निगम के निम्न स्तर तक हो सकते हैं। अतः अधिकारों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऊपर से नीचे की ओर क्यों होता है? क्योंकि मैनेजर ही तो अपने सबॉर्डिनेट्स को काम दे रहे हैं, है ना, मैनेजर ही तो अपने काम को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं कि ये ऊपर से नीचे की तरफ होता है। अगर इंग्लिश में बोले तो ये डाउनवर्ड होता है। ठीक है, उच्च अधिकारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर अधिकार प्राप्त होते हैं, वो उनको काम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये इसका पहला एलिमेंट है। उसके बाद में सेकेंड एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ऑब्लिगेशन टू सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। आपको जिस चीज की अथॉरिटी दी गई है, ऊपर वाले में हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा, अथॉरिटी ट्रांसफर हुई। इसमें क्या है, आपको जिस चीज की अथॉरिटी दी गई है आपको उसे ठीक से परफॉर्म करना है। उसके लिए मतलब आपको कुछ उत्तरदायित्व तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आपके मैनेजर्स ने, उसको आपको कैसे करना है, उसको आपको बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, उसे हमें अच्छे से निभाना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास
अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदेयता या जवाबदेही। देखो, आपको आपके मैनेजर्स ने काम दिया, अगर वो काम आपने पूरा कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आपने काम उतने दिए हुए टाइम में कंप्लीट नहीं किया, दिए हुए टाइम में, या फिर उतने अच्छे तरीके से काम कंप्लीट नहीं किया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जिससे आपको काम मिला था, जिस मैनेजर ने आपको काम दिया था, आपको उसको उस चीज के लिए आंसर करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर कोई आपको कोई काम देता है, अगर मैं आपको कोई कल एक होमवर्क दूं और मैं कल आपसे पूछूं, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो ना। आप मुझे बताओ, अगर आपने काम नहीं किया है या आपने अच्छे से काम नहीं किया, तो आप उसके लिए क्या होगे, आप उसके लिए मुझे रिप्लाई करोगे, मुझे आंसर करोगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट वाला, यही इसकी मेन इंपॉर्टेंस है जो यहाँ पे लिखी हुई है। मैंने इनके आगे कुछ नहीं लिखा है, आप देख रहे हो, डेफिनेशन नहीं लिखी है, क्योंकि वो मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी। आप मेरे साथ के साथ उन्हें नोट करो और एनसीईआरटी की बुक से रीड करो। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके पास बुक नहीं है। बुक खरीदने की कोई बात नहीं है, मैं आपको उसके नोट्स दे दूंगी। फर्स्ट वाला है हमारे पास इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावी प्रबंधन। इसमें क्या होता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा है, मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने काम को डिवाइड करके अपने सबऑर्डिनेट्स को या फिर अपने नीचे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको दे देते हैं। इससे क्या होगा, इससे पहली चीज तो ये होगी कि मैनेजर्स के पास और भी जो इम्पोर्टेंट काम है वो उन काम पर फोकस कर पाएंगे, है ना, क्योंकि अब उनका जो काम है, जो प्रेशर है, वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो वो जो और इम्पोर्टेंट काम है उन पर फोकस कर पाएंगे। दूसरी चीज, जिस एम्प्लॉय को वो काम दिया गया है उसको क्या लगेगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा, उसको लगेगा कि ओके, मैं इस काम को करने के लायक हूँ, इसलिए ये काम मुझे दिया गया है। तो वो उसमें क्या करेगा, अपना 100% देगा, खुद को प्रूव करने की कोशिश करेगा। इसलिए काम में जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज्यादा आएगी, जिससे जो काम दिया गया है वो कैसा होगा, बहुत ही इफेक्टिव होगा। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्मचारियों का विकास। अब देखो, अब एम्प्लॉय अब वो काम कर रहे हैं जिसे आज से पहले उन्होंने कभी भी नहीं किया। उससे पहले वो काम कौन कर रहे थे, मैनेजर्स कर रहे थे, ठीक है। उसको तो वो नया नया काम मिला है, तो एम्प्लॉय के लिए वो उस नए एक्सपीरियंस से बहुत कुछ अचीव करेगा, बहुत कुछ सीखेगा। तो ये उसके जो डेवलपमेंट है, कर्मचारियों का विकास है, उसके लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, जब तक आप सेम पैटर्न पे काम करते रहो, सेम टेक्निक से, तो आपको कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम तक आप सीखते हो, उसके बाद आपको उसकी आदत पड़ जाती है कि आप फिर कुछ नया नहीं सीख रहे हो, बस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। लेकिन अब आपको क्या है, अपने मैनेजर्स का कुछ काम मिला है करने के लिए, तो आप उसमें खुद को प्रूव करोगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। नया सीखोगे तो डेवलपमेंट तो होगा ही। उसके बाद में थर्ड वाला है हमारे पास मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कर्मचारियों को प्रेरणा। जब एम्प्लॉय को ये पता चलेगा या ये पता चलता है कि हमें हमारे सुपीरियर से कुछ काम मिला है, हमें हमारे मैनेजर से कुछ काम मिला है, इसका क्या मतलब है कि वो हमारे पर ट्रस्ट करते हैं, उन्हें विश्वास है कि हम इस काम को अच्छे से कर पाएंगे, पहली चीज। तो इससे उनको क्या होगा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सेकेंड, जब उनको ऐसा लगेगा कि अब हमें हमारे मैनेजर्स का काम करना है, इसका क्या मतलब है कि अगर हमने अच्छे से काम किया तो शायद इन फ्यूचर हमें वो वाली पोस्ट, यानी वो अगर ट्रांसफर्स अगर होते रहते हैं तो वो वाली पोस्ट हमें भी मिल सकती है। इससे क्या होगा, जो बहुत एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन, यानी उत्तम सामंजस्य। जब सारा काम, मतलब आपने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, छोटे छोटे भागों में बांट दिया कि आप इस काम में अच्छे हो, आप इस काम को करोगे। कोई सेकेंड एम्प्लॉय किसी दूसरे काम में अच्छा है, वो उसमें अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, तो आप उसको वो काम करोगे। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये, काम में क्या होगा, परफेक्शन देखने को मिलेगा, काम बहुत ही अच्छे तरीके से देखने मिलेगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय जिसको जो चीज आती है, आपने उसको वो काम दिया हुआ है, तो क्या होगा, वो अपना उसमें 100% देगा। उसके बाद में लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, यानी विकास। अब जब हमें हर एरिया में अच्छा काम देखने को मिलेगा, हर एम्प्लॉय को अपने लेवल पे ये पता होगा कि मुझे कितना काम खत्म करके देना है और
कितना अच्छे से, कितना परसेंट अपना लगाना है उस काम में, तो वो अच्छे से काम हो पाएगा। अब जब काम अच्छे से होगा तो ये क्या होगा, उस एम्प्लॉय की ग्रोथ होगी, जिस मैनेजर ने उसको काम दिया है उसकी ग्रोथ होगी। और ये आप जानते हैं कि अगर एम्प्लॉय की ग्रोथ हो रही है, मैनेजर्स की ग्रोथ हो रही है, तो इसका क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रोथ करेगा ही करेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। एक चीज याद रखो, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण इस पूरे चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब लास्ट काफी टाइम से आपके पेपर में पूछा जा रहा है। मैं आपको लास्ट में एक बात बताऊंगी इस वाले टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, वो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी संस्था अगर पूरे तरीके से सेंट्रलाइज्ड है या फिर डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी केंद्रीकरण है या फिर कंपनी विकेंद्रीकरण है, तो ना तो वो पूरे तरीके से सेंट्रलाइज्ड है तो बहुत अच्छी है, और ना ही पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है तो बहुत अच्छी है। अब आपको बहुत कंफ्यूजन कि ये ही नहीं पता कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पहली सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण समझते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिसीजंस, चाहे वो डिसीजंस कितने भी छोटे हों या कितने भी बड़े हों, उनको लेने का जो अधिकार है, डिसीजंस लेने का जो अधिकार है, जो राइट है, वो केवल अपर लेवल का जो लोग हैं उनके पास है, केवल हायर अथॉरिटीज हैं सिर्फ उनके पास है। मिडिल लेवल में और लोअर लेवल में कोई भी उनके पास छोटे छोटे भी डिसीजंस लेने का कोई हक ना हो। तो आप खुद सोचो कि ये कैसा रहेगा, क्यों, क्योंकि कोई छोटा डिसीजन है मान लीजिए, ठीक है, अब उनको क्या है, अब जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो हायर लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, उनके पास क्या है, और भी बहुत सारे काम है। अब वो छोटे डिसीजंस पे इतना फोकस, छोटे जो मुद्दों पे जो बातें करनी है, जो डिसीजंस लेने हैं, वो उन पर इतना फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है, जो नीचे वाले हैं उनका क्या है, टाइम वेस्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि उन्हें जब इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिल रहे हैं तो वो आगे काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। अब समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजंस होते हैं उनको लेने का हक क्या होता है कि लोअर लेवल का भी होता है और मिडिल लेवल का भी होता है। अब उसमें क्या दिक्कत होती है, सारे डिसीजंस, मान लीजिए फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन है या बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आप उनसे करवा रहे हो लोअर लेवल पे जो आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जिनको उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, वो हार्मफुल हो सकती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सेंट्रलाइज भी होती है और डिसेंट्रलाइज भी होती है, मतलब केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का मिक्सचर होता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे, बिल्कुल जैसे फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस हैं, वो दे देंगे कि भाई आप केवल जो हायर अथॉरिटीज हैं वही इस काम को करेंगे। उसके बाद में मिडिल लेवल के कुछ अलग काम होंगे कि एम्प्लॉयज का सिलेक्शन आप करोगे, या कौन सुपरवाइजर कौन बना, आप किसको बनाओगे, कौन किस काम को करेगा, वो मिडिल में दे देते हैं। लोअर लेवल में जैसे आप छोटे छोटे जो भी काम होंगे कि आपने एक अलग से एरिया उनसे पूछ लिया कि ओके आपको जिन टूल्स की जरूरत होती है उन टूल्स को कहाँ रखा जाए, और इस तरीके के डिसीजंस। तो कहने का मतलब ये है कि डिसीजंस को, तो मतलब क्या है कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम तब कर पाएगी जब वो सेंट्रलाइज भी हो और डिसेंट्रलाइज। अब मैंने आपसे अभी इससे पहले बोला था कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको लास्ट में एक बात बताऊंगी। वो बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इसी के साथ में आपके लास्ट प्रीवियस ईयर के अगर आपने पेपर्स देखे तो आपको पता चलेगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके यहाँ आया करता था, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब आपके 2020 के एग्जाम से वो हटा दिया गया है। जब नया सिलेबस आया तो वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। अदरवाइज अब आपका ये चैप्टर हो गया है खत्म। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे स्टाफिंग चैप्टर के साथ। बट बच्चों मैं फिर से बोल रही हूँ, करना क्या है, अगर आप साथ के साथ नोट कर रहे हो तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, बट अगर आप साथ में नोट नहीं कर रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लिया करो।
अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करते हैं, इसके लिए आपके लिए 2-3 वीडियोस बनी है पबजी वाली, वो आप जाकर देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।